क्या आपको पता है कि इंडिया के टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अब इतना कंपटीशन हो गया है कि नए प्लेयर्स हर दिन इनोवेशंस के साथ स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक प्लेयर की जिसका आईपीओ अभी आने वाला है, एथर एनर्जी। लेकिन क्या ये आईपीओ सही रहेगा, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईपीओ एनालिसिस ऑफ एथर एनर्जी। सबसे पहले हम इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स को थोड़ा समझ लेंगे, फॉलोड बाय इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड फाइनली इसके जीएमपी एंड शुड वी अप्लाई और नॉट इस पे डिसीजन लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द आईपीओ एनालिसिस फर्स्ट। तो सबसे पहली बात करते हैं आईपीओ के टाइप के बारे में। एथर एनर्जी का आईपीओ एक कॉम्बिनेशन है। इसमें फ्रेश इशू है 2600 करोड़ करीबन का और ऑफर फॉर सेल है 350 करोड़ का। मतलब कंपनी अपने बुक बिल्डिंग के लिए और ओरिजिनल इन्वेस्टर्स के स्टेक सेल करने के लिए, दोनों ही पर्पस के लिए आईपीओ कर रही है। मेजॉरिटी पैसा फ्रेश इशू में जाएगा, विच इज अ पॉजिटिव साइन। कभी भी याद रखिए, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अगर फ्रेश इशू आ रहा है तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर चीज होती है। और अगर ऑफर फॉर सेल आ रहा है या फिर ऑफर फॉर सेल का कॉम्पोनेंट ज्यादा है तो ऐसे केस में हमें आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। इस केस में दिस पैरामीटर इज पॉजिटिव। एथर एनर्जी का आईपीओ 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के ओपन होगा एंड अब तक जो डेटा मिला है उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन परसेंटेज काफी कम है। बेसिकली ये आईपीओ अभी तक ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ये वीडियो में 29th को शूट कर रहा हूं एंड अभी तक का सब्सक्रिप्शन डेटा बहुत कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। सिर्फ एम्प्लॉय कोटा में ओवर सब्सक्रिप्शन हमें देखने मिला है। सो जो आईपीओ आ रहा है उसके बेसिस पे ये काफी नॉर्मल दिख रहा है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें दिख नहीं रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी और उसमें देखते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है क्या। एथर एनर्जी की कहानी 2013 से शुरू होती है, जब दो आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने मिलकर एक कंपनी की फाउंडिंग की थी। उसका विजन था कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाना है जो ना सिर्फ इको फ्रेंडली हो बल्कि परफॉर्मेंस में भी बाकी व्हीकल से बेटर हो। एथर ने अपना पहला स्टेप एक ऐसे प्रोडक्ट के डिप्लॉयमेंट में किया जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लो क्वालिटी स्कूटर से काफी बेटर था। कंपनी का फोकस था डिजाइन और क्वालिटी पे। यही वजह है कि एथर आज एक प्रीमियम ईवी स्कूटर ब्रांड है। अब हम इसके बिजनेस एनालिसिस में थोड़े फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। एथर का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का इशू आज भी है। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1700 करोड़ था, लेकिन लॉसेस 860 करोड़ तक बढ़ गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर्स तो बड़े अलार्मिंग है, ये कंपनी लॉस बनाती है फिर आईपीओ क्यों कर रही है? वेल, दिस इज वेरी कॉमन। स्विगी, जोमैटो, ओला का भी जब आईपीओ आया था वो लॉस मेकिंग कंपनीज ही थी। एथर को फाइनेंशियल सपोर्ट काफी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स से मिला है। जैसे फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन और बिनी ने 1 बिलियन का सीड इन्वेस्टमेंट दिया था। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प ने भी इस कंपनी में अच्छे खासे स्टेक्स एक्वायर कर लिए, जो कंपनी के ग्रोथ के लिए काफी क्रूशियल रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प के कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के साथ में एथर का अब फोकस R&D पे भी रहता है एंड जो कंपनी रिसर्च पे फोकस करती है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है और आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसके बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, हमें इसके कुछ रिस्क को भी ध्यान रखना पड़ेगा। एथर एनर्जी अपने आईपीओ के बाद में क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है, अब ये समझते हैं। सबसे पहला रिस्क है गवर्नमेंट सब्सिडीज पे डिपेंडेंसी। एथर को फेम 2 स्कीम जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज का फायदा मिल रहा है। अगर फ्यूचर में सब्सिडीज रिड्यूस होती है या चेंज होती है तो कंपनी के प्रोडक्शन कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा। कॉम्पिटिशन भी एक मेजर चैलेंज है। ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस, iQube, बजाज, चेतक जैसे कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में अपना डोमिनेंस बना रहे हैं। इन सभी के पास स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है और एक एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस भी है। तो इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। एथर एनर्जी का मार्केट शेयर अभी तक 10% है, जो ओला इलेक्ट्रिक के 50% से काफी पीछे है। टीवीएस, iQube और बजाज, चेतक भी एथर के कॉम्पिटिटर है, लेकिन एथर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एंड उसका फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा एथर अपने चार्जिंग स्टेशन को कॉमन चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के लिए ओपन कर रहा है, जिससे ईवी एडॉप्टेशन और तेज हो सकता है। ये एथर को मार्केट में थोड़ा एज जरूर देगा। चलिए अब इस बिजनेस एनालिसिस को कंक्लूड करते हैं एक स्वॉट एनालिसिस करके। इसमें मैं आपको कुछ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बताने वाला हूं। इसके स्ट्रेंथ है प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड ब्रांड रिकॉग्निशन है। सबसे मेजर स्ट्रेंथ तो मुझे ये लगता है कि ये हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा बैक किया गया है, जो कि ऑलरेडी एक ऑटो मार्केट का बड़ा प्लेयर है। एंड फाइनल स्ट्रेंथ है इसका फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क। इसके वीकनेसेस में सबसे प्रोमिनेंट चीज तो ये है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सेकंड, इसका मार्केट शेयर अभी उतना ज्यादा नहीं है और ओला इलेक्ट्रिक इससे अभी काफी गुना आगे है। एक और वीकनेस है इसका प्रोडक्शन कॉस्ट में एफिशिएंसी का इशू। अब कुछ अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं एथर के लिए। ईवी मार्केट का रैपिड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया में एंड 21st सेंचुरी सेट टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर। सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रहा है एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज की वजह से इसका एक्सपोजर और बढ़ जाएगा। एंड फाइनली ग्लोबल एक्सपेंशन का पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में सक्सेसफुल हो गए तो इंडिया का एक्सपोर्ट जिन कंट्रीज में है जैसे अफ्रीका, बांग्लादेश एंड सो मेनी मोर, वहां पे भी एथर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। एंड फाइनली कुछ थ्रेट समझ लेते हैं। एग्रेसिव कॉम्पिटिशन फ्रॉम फुल्ली फंडेड कंपनीज लाइक ओला। ओला के पास में
में भी पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी जब चाहे जितना चाहे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कर सकता है और नए नए प्रोडक्ट्स भी बना सकता है। एक और थ्रेड है ये सब्सिडी का रिडक्शन या फिर रिमूवल। गवर्नमेंट आज तो प्रमोट कर रही है, पर कल को चल के अगर ये कंपनी बहुत पैसा कमाने लगी तो गवर्नमेंट को समझ जाएगा कि इन्हें सब्सिडीज की जरूरत नहीं है, और जैसे ही ये होता है इन शेयर में बहुत क्रैश देखने मिलता ही है। दिस इज क्वाइट कॉमन। एंड फाइनली सप्लाई चेन डिसरप्शन। इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका सप्लाई चेन बेस पूरी तरह से नया है। इसमें बैटरी से लेके पावर डिलीवरी से लेके चार्जिंग स्टेशन, हमें सारे ही फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है और ये एक कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम बन जाता है। फ्यूचर में जरूर ये कन्वीनियंट हो जाएगा, बट एज ऑफ टुडे ये एक चैलेंज है। तो ओवरऑल बिजनेस एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ स्कोप तो बहुत ज्यादा है अगर ये फाइनेंशियली अपने आप को इंप्रूव कर ले। डेफिनेटली इस आईपीओ से भी इस कंपनी को कुछ मदद मिल सकती है, बट ओवरऑल जब तक ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं आता है यहाँ पे एक रिस्क जरूर बना रहेगा। प्लस जो सेकंड कॉम्पिटिटर है, जो मेन कॉम्पिटिटर है ओला, वो भी इस मार्केट में एक बड़ा प्लेयर है, और क्योंकि ये मार्केट अभी डिस्कवरी फेज में है, कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे रहेंगे इसका एग्जैक्ट एस्टिमेट हमें नहीं है, कितनी सब्सिडी और मिलेगी, क्या ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो ये फैक्टर भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। एंड हेंस जो भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा वो ओला पे ज्यादा देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी एथर का कंपटीशन उसमें उस लेवल का नहीं है। बट स्टिल अगर कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है तो अब इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, चलिए आप समझते हैं। तो देखो, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ऐसे आईपीओज में मैं एक्चुअली खुद क्या करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग होती है और वो आईपीओ देती है तो मैं उसको स्ट्रांगली अवॉइड करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई अगर कंपनी पहले प्रॉफिट बना ले और फिर अपने आप को पब्लिकली अवेलेबल करे तो मुझे ज्यादा एथिकल लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी के आईपीओ फ्लॉप होते हैं, बट वो रिस्की ज्यादा होते हैं जो कि मुझे लेने का मन नहीं है। नेक्स्ट, आईपीओ अप्लाई करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है बुल मार्केट। सो बुल मार्केट में आपने देखा होगा कि ढेर सारे आईपीओ आते हैं और सारे लिस्टिंग गेन देते हुए जाते हैं, लेकिन बेयर मार्केट या साइडवेज मार्केट में आईपीओ का यूफोरिया ऐसा नहीं काम करता है। हेंस दिस इज अनदर रीजन व्हाई आई माइट स्किप दिस आईपीओ। अब इस आईपीओ का क्योंकि सब्सक्रिप्शन डेटा भी बहुत पुअर है, कंपनी भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रही है, हेंस ऐसे में आई विल क्लियरली अवॉइड सच एन आईपीओ। इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूं, कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ देती है और फिर उसको लिस्टिंग होती है तो ये लिस्टिंग से 6 क्वार्टर्स तक के मैं फिर भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्कवरी। सो आईपीओ में एकदम फोमो में जल्दी बैठना, सबसे पहला इन्वेस्टर बनना, ये सब मेरे इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का पार्ट नहीं है। आई ऑलवेज लेट द कंपनी रन इन स्टॉक मार्केट फॉर एटलीस्ट 1.5 ईयर। जितने भी बड़े प्लेयर्स है पहले वो अपनी पोजीशन बना ले, उसके बेसिस पे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी बन सकती है तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगा, जिसके लिए मुझे टेक्निकल लेवल्स भी चाहिए, और वो टेक्निकल लेवल्स मैं बिना 1.5 साल के ट्रेडिंग के नहीं देख सकता हूं। हेंस इन जनरल मैं आईपीओ पे लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई कर सकता हूं अगर आईपीओ अच्छा हो, बट लिस्टिंग गेन लेने के बाद में विल आई होल्ड द कंपनी? डेफिनेटली नॉट। वैसे तो आई एम नॉट इवन अप्लाइंग, सो आई विल नॉट कंसिडर इट एनीवेज, बट व्हेन वुड आई कंसिडर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, वो तो 1.5 साल बाद ही पता चलेगा, वो भी अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो। जोमैटो का केस एकदम परफेक्ट एग्जांपल था इसी सेम सिचुएशन का। आईपीओ के बाद में स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई, कंपनी लॉस मेकिंग थी, और जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल बनी स्टॉक बहुत अच्छे से ऊपर गया। फाइनली जीएमपी के पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट है, बट ये बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं होता है। पर इस कंपनी का तो जीएमपी भी ड्रॉप हो रहा है। एज ऑफ टुडे देयर इज 0 to 5 का जीएमपी, मतलब ये कंपनी हार्डली 2 से 4% के लिस्टिंग गेन दे पाएगी एज ऑफ द जीएमपी डेटा। ऑल्दो ये डेटा कुछ रिलायबल होता नहीं है, बट स्टिल क्योंकि एक आईपीओ एनालिसिस है तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूं। सो टू कंक्लूड, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, सेक्टर का भी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और अभी भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं गई है और कोई डायरेक्शन भी नहीं है इनका, प्लस ये मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर भी नहीं है, हेंस मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज द वे आई डू एन आईपीओ एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।